नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात आज की एक सबसे अच्छी खबर की, जो कि आम व्यक्ति के बहुत काम आने वाली है। देश की सबसे आधुनिक और हाईटेक रैपिड रेल सेवा रैपिडेक्स यानी नमो भारत एक्सप्रेस को शनिवार सुबह 6 बजे से आम लोगों के लिए अब शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कर इस आधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रेन का खुद सफर कर जायजा लिया। इस ट्रेन में विशेषकर 50% से कुछ ज्यादा स्टाफ महिलाएं हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर रिक्रूट किया गया है। देश की सबसे एडवांस रैपिड रेल सेवा रैपिडेक्स नमो भारत शनिवार सुबह 6 बजे से आम मुसाफिरों के लिए शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन में सफर कर आम यात्रियों के लिए तैयार सुविधाओं का जायजा लिया। स्कूली बच्चों के साथ साथ ट्रेन के संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले महिला स्टाफ से भी मिले। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। रैपिडेक्स नमो भारत देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। देश की सबसे आधुनिक, हाईटेक और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन की क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने की है। जब ये ट्रेन जून 2025 तक पूरी तरह से मेरठ और दिल्ली के बीच ऑपरेशनल हो जाएगी, तो उस दौरान ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी, जबकि इसकी स्टैंडर्ड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है। हवाई ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है। कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है। ये हाईटेक रैपिड रेल सेवा साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट से 17 मिनट में पूरी करेगी। पहले फेज में 5 स्टेशन होंगे: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन का किराया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कुछ ज्यादा है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच स्टैंडर्ड कोच का किराया 20 रुपए से 50 रुपए तक होगा, जबकि प्रीमियम कोच का किराया 40 रुपए से 100 रुपए तक होगा। रैपिड रेल ट्रेन सेवा को लेकर गाजियाबाद के लोग उत्साहित हैं। 30 रुपए तो वैसे ही रखते हैं और इतने फास्ट 20 मिनट में हम साहिबाबाद से दुहाई मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं भी तो मिल रही है। एक जर्नी, अच्छी जर्नी में, हाँ बिल्कुल, जर्नी कंफर्टेबल लेवल पे जाओगे बिल्कुल, और कम वक्त में पहुंच रहे हो, तो वो भी देखना है हमें। जो वर्किंग महिलाएं हैं तो उनको जो घंटों लग जाते थे, अब वो घंटों का सफर अब मिनटों में तय करती हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि हमारी सुरक्षा पहले देखी गई है। मोदी जी के लिए मैं बहुत ज्यादा ये सराहनीय बात है कि उन्होंने महिलाओं को एक ऊंचा, एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। राष्ट्र को समर्पित हो रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वक्त चुनावों का है, इसलिए प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुटकी लेने से नहीं चूके। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन जून 2025 तक मेरठ से दिल्ली के बीच पूरी तरह से ऑपरेशनल होगी। साहिबाबाद से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुफ्त बिजली तो दे दी, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि यहां बिजली की
किल्लत हो चुकी है, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। किसान परेशान है कि उनकी फसल बर्बाद हो रही है। सरकार कह रही है कि वह दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की अब कोशिश में जुटी है। नारायण स्वामी बेबस है। टमाटर की फसल को पानी चाहिए, लेकिन पानी और पंप सेट होने के बावजूद वो सिंचाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसानों को अब 4 से 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। फसल बर्बाद होने के कगार पर है। 5 घंटे करंट ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ सरकार ने 5 घंटे बिजली देने का वादा किया था, वो हमें कहां मिल रहा है। 1 या 1.5 घंटे की आपूर्ति भी मुश्किल से हो रही है। हर किसान दिन भर खेत में बिजली आने का इंतजार कर रहा है। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಬರ್ತದೋ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ। बेंगलुरु के नजदीक कोलार में नारायण स्वामी बिजली संकट से उभरने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस साल कोलार के आसपास बारिश 20% ज्यादा हुई, लेकिन बिजली की कमी से पंप सेट्स बेकार पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के दूसरे इलाकों के किसानों का भी है। उत्तरी कर्नाटका के रायचूर में नाराज किसानों ने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के दफ्तर को घेरने की कोशिश की और विजयपुरा के लोग कर्नाटका बिजली बोर्ड के अधिकारियों को धमकाने के लिए मगरमच्छ लेकर पहुंच गए। कर्नाटका में रोज 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी है। खराब मॉनसून से पनबिजली का उत्पादन 2970 मेगा यूनिट कम हुआ, जबकि मुफ्त बिजली की वजह से इस साल मांग बढ़ी है। जहां पिछले साल बिजली की मांग अगस्त-सितंबर महीने में 8000 से 8500 मेगावाट थी, वो इस साल बढ़कर 15000 से 16000 मेगावाट हो गई है। So one way 4-5,000 megawatts. एक तरफ 4000 से 5000 मेगावाट उत्पादन कम हो गया है, दूसरी ओर मांग 6000 मेगावाट तक बढ़ गई है। सीएम ने 100 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से खरीदने की अनुमति दे दी है। 100 crore rupees worth of power to be purchased. बिजली की खपत अचानक बढ़ी है। इसे सरकार की मुफ्त बिजली योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन महीनों में आमतौर पर कर्नाटका में बिजली संकट नहीं होता। किसान परेशान हैं। अब देखना है कि दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की सरकार की कोशिश कब कामयाब होती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामे के सामने आने से महुआ मोइत्रा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संसद की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करने वाली है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि यह मामला अब प्रथम दृष्टया से आगे निकल चुका है। हमें दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा मिल चुका है। हम दर्शन हीरानंदानी को समन भी कर सकते हैं। पहले निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई को बुलाया जाएगा। सभी पक्षों के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जा सकता है। हम इसी लोकसभा कार्यकाल में जांच शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के बाद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर अपना जवाब दिया, जिसके मुताबिक हीरानंदानी पर दबाव डालकर यह एफिडेविट बनवाया गया है। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर हीरानंदानी का यह एफिडेविट तैयार कराया गया है। महुआ मोइत्रा लिखती है कि एक सादे कागज पर लिखकर हीरानंदानी से हस्ताक्षर कराया गया। हीरानंदानी सीबीआई या किसी भी जांच समिति के द्वारा समन नहीं किया गया है। हीरानंदानी यह हलफनामा किसे दिया है, यह भी खुद पूछती है महुआ मोइत्रा। हीरानंदानी ने हलफनामा दिया कि ने अगर हलफनामा दिया तो यह नोटरी पेपर या लेटर हेड पर क्यों नहीं है। यह हलफनामा मीडिया के कुछ गिने चुने वर्ग को लीक किया गया है। ये अडानी समूह पर सवाल करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अभियान का एक हिस्सा है।
इस बीच दुबई में भारत के वाणिज्यिक दूतावास में दर्शन हीरानंदानी का 3 पन्ने का एक हलफनामा अब आपको दिखाते हैं। महुआ मोइत्रा ने जो आरोप लगाया था कि हलफनामा आधिकारिक नहीं है, लेटर हेड पर नहीं है, उसको ये तस्वीरें अब गलत साबित करती हैं। ये वो हलफनामा है जिसमें दर्शन हीरानंदानी ने माना था कि महुआ मोइत्रा उनकी दोस्त रही हैं, वो 2017 से उनको जानते हैं, उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे और वो इस बहाने से अपने दुश्मनों को टारगेट भी कर रहे थे। अडानी समूह को टारगेट कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे थे। ये खुद उन्होंने इस हलफनामे में माना है और इस हलफनामे में बाकायदा स्टैंप लगी हुई है इंडियन काउंसुलेट की। ये देखिए सबसे नीचे वो स्टैंप दिखाई दे रही है कि भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने इस हलफनामे को रिसीव किया है। आपको बता दें कि दर्शन हीरानंदानी इन दिनों दुबई में ही रहा करते हैं। ये देखिए फाइनल स्टैम्प दिखाई दे रही है। यानी महुआ जो कह रही थी कि हलफनामा गलत है, वो सादे पेपर पे क्यों है, उस पर नोटराइज क्यों नहीं है, उन तमाम बातों को ये तस्वीरें विराम दे देती हैं। ये साबित करती हैं कि ये ऑथेंटिकेट है, ये सही है और महुआ शायद गलत बयानी कर रही हैं। भारत और कनाडा के बीच राजनयिकों को लेकर विवाद और गहरा गया है। भारत ने कनाडा से मांग की कि भारत में उसके राजनयिकों की तादाद उतनी होनी चाहिए जितनी कनाडा में भारत के राजनयिकों की है। कनाडा की विदेश मंत्री ने इसे एक तरफा फैसला कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे वियना संधि के अनुरूप बताया है। कनाडा को आखिरकार अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला करना पड़ा। कनाडा की विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि 20 अक्टूबर के बाद इन 41 राजनयिकों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। 41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. This means that our diplomats and their families have now left. कनाडा की विदेश मंत्री के बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत में कनाडा के राजनयिकों की तादाद बहुत अधिक थी और वे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे। इस वजह से भारत ने दिल्ली और ओटावा में राजनयिकों की तादाद में समानता की मांग की थी। ये कैसे हो, इसके लिए हमने कनाडा के पक्ष से पिछले महीने बात की। हमने जो कदम उठाया है वो वियना संधि के अनुच्छेद 11(1) के अनुरूप है, जिसमें मेजबान देश को राजनयिकों की तादाद तय करने का अधिकार है। इसे किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताने की दलील को हम खारिज करते हैं। भारत में कनाडा के 62 राजनयिक थे, जो कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों की तादाद से करीब 3 गुना अधिक था। 41 राजनयिकों के लौट जाने के बाद कनाडा ने अपने चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु कॉन्सुलेट में व्यक्तिगत सेवा बंद करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कनाडा में भारतीय मूल के करीब 15 लाख लोग हैं जिनके परिजनों को वीज़ा चाहिए होता है। इसके अलावा बड़ी तादाद में भारतीय छात्र भी कनाडा पढ़ने जाते हैं। इससे भारत से कनाडा जाने वालों को वीज़ा मिलने में दिक्कत होगी। कनाडा के साथ इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत के एक राजनयिक को कनाडा से निकाला भी गया। भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को निकाला और कनाडा के लिए अपनी वीज़ा सेवा रोक दी। 41 राजनयिकों को वापस भेजकर भारत ने कनाडा को एक और कड़ा संदेश दिया है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक अच्छी खबर आई है। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, तुरंत लौट कर।
एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। महंगाई दर में कमी आई है। बीते 3 महीने में खुदरा महंगाई दर अपने निम्नतम स्तर पर आ गई है। ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी साक्षी बजाज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार भारत की इकोनॉमी के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं वो बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर इन्फ्लेशन या फिर महंगाई का है और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अब 5.02% पे है, काफ़ी कम हुई है जो कि जुलाई में 7% से भी ज़्यादा था। आरबीआई ने भी कहा है कि भारतीय रुपया वो अब जो है वॉलेटिलिटी कम दिखा रहा है। एनालिस्ट के अनुसार ये एक अच्छा साइन है और ये स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दिखाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी है उसमें भी गिरावट है और उसी में भी गिरावट दिखाई दे रही है। और याद रखिए आईआईपी डेटा भी 14 महीने में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर आया है। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में खासकर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई कम हो रही है, यानी कुछ अच्छी चीज़ें अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। मेरी तरफ से गुड नाइट।